जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वहाँ की जनता को पारदर्शी जानकारियाँ देना अनिवार्य माना गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया। इस ऐतिहासिक कानून के बन जाने से सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। वास्तविकता से जुड़ने में अभी भी इस कानून को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये चुनौतियां और क्या है सूचना का अधिकार, इन सभी पर जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्मानी जी, जो एक जाने माने पत्रकार भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच एक ऐसे सूचना आयुक्त हैं जो आरटीआई के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी श्रोता हैं, दर्शक, वो मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक हरियाणा में पत्रकारिता करता रहा हूँ। लेकिन सूचना का अधिकार जो अधिनियम की बात हो रही है, जो वर्तमान का सूचना का अधिकार जिसकी आप बात कर रही हैं, वास्तव में ये एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद जनता को मिला है। उसको एक बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से जनता तक पहुंचाने के प्रयास में 2005 में इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। इसका श्रेय उन सामाजिक संगठनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को जाता है जिन्होंने दशकों का संघर्ष किया और जनता को ये अधिकार दिलवाने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र में एक लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा चुने गए, जनता के लिए काम करने वाले लोग, और हमारे पैसे का उपयोग हम पर हो रहा है और हमें उसकी जानकारी नहीं। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा गैप था। आप कोई काम अपने घर में करती हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करती हैं, उसका पाई पाई का हिसाब आप रखने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कोई ग्राम पंचायत, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीआरडीए के माध्यम से, अलग अलग सरकार की एजेंसी हैं, वो कहते हैं कि हमने आपके विकास के लिए एक पॉलिसी बनाई, हमने ये योजना दी, उसके ऊपर खर्च हो रहा है। आए दिनों आपको मालूम है शिकायतें होती थी कि वहाँ पर गुणवत्ता में जो है समस्या है और ठेकेदार ये कर गया। लेकिन जनता के पास कोई अधिकार नहीं था उन सब चीज़ों को जानने का। वो जनता अधिकार लेकर उसको इंश्योर करे कि वहाँ की क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से है, इसके लिए अधिकार दिया गया है कि जनता उनके ऊपर किए जा रहे योजनाओं के खर्च को ध्यान में रखे और उसके लिए जवाबदेही मांगे उन लोगों से जो कार्यप्रणाली के भाग हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। सूचना आयुक्त बनने से पहले आपने आरटीआई के उद्देश्यों को लेकर कई मंच लोगों को दिए। किस तरह से शुरू किया आपने अपना सफ़र? देखिए, मैं तो वैसे, अगर सफ़र तो बहुत लंबा शब्द हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है आपके पास समय भी कम होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ आरटीआई की बात करूं तो आरटीआई का जो संघर्ष जिन दिनों में चल रहा था, तो जिस प्रकार के सेमिनार्स होते थे, उन सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ करना, उसमें जो एक्टिविस्ट थे उनको सहभागी बनाना, इसके लिए हम प्रयास करते थे। और जब आरटीआई एक्ट ये लागू हुआ तो इसमें जो हरियाणा की अगर मैं बात करूं कि हरियाणा का जो सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने माधवन जी, उनका सबसे पहला हरियाणा के अंदर सेमिनार जो है जनता को अवेयर करने के लिए, वो हमने सिरसा में ऑर्गेनाइज़ किया था पंचायत भवन में। और उस सेमिनार के माध्यम से हमने जो कुछ कमियां इसमें नज़र आती थी, उन कमियों को भी पॉइंट आउट किया था कि इसमें अभी भी ये कमियां हैं। लेकिन बहुत, अगर आप आरटीआई की बात करें, इस एक्ट की बात करें, अधिनियम की, तो इसमें 5 अध्याय हैं, चैप्टर इसमें 5 हैं और 5 चैप्टर में लगभग 26 के आसपास इसमें सेक्शन हैं। इतना छोटा सा ये एक्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि जनता, लोकतंत्र की जो मूल भावना है, उसको देखते हुए जनता को ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है अगर इसका ठीक से उपयोग किया। जो आरटीआई एक्ट है उसे हम एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा के रूप में भी जानते हैं, उसे एक दूसरा नाम दे दिया गया है कि लोकतंत्र की आत्मा है आरटीआई।
तो इस आरटीआई एक्ट के तहत जनता किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी सूचना जो जनता से संबंधित है, बहुत बड़ा इसका एक स्कोप है जो जनता प्राप्त कर सकती है। गांव के अंदर पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्य, अलग अलग योजनाओं में खर्च किया जा रहा, आपको अगर कोई टेंडर आपने दिया, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर, आपको लगता है कि वहाँ क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें आप स्पेसिफिकेशन क्या गवर्नमेंट ने दी है वो मांग सकते हैं। उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप मांग सकते हैं। आप उसकी गुणवत्ता जांच करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो इस प्रकार के अधिकार बहुत हैं, लेकिन उसमें कुछ राइडर भी हैं जो उन्होंने जिसको रोका है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, या हमारी इंटेलेक्चुअल जो एक सीक्रेसी है उसको सीक्रेट रखने के लिए जुड़ी हुई हैं, या डिफेंस से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे वो एक चैप्टर है पूरा जिसमें राइडर्स लगाए हैं, पर उसके अतिरिक्त हर चीज़ पब्लिक डोमेन के लिए ओपन है। तो क्या इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क भी देना पड़ता है? हाँ, तो शुल्क तो बहुत ही नॉमिनल है। हम तो बल्कि ये देखते हैं कि कई बार सोचते हैं कि अब तो उस शुल्क का कोई मायना ही नहीं रहा। पहले 50 रुपये था, बल्कि वर्तमान सरकार ने आके इसको 10 रुपये किया, रिड्यूस किया है इसको एनकरेज करने के लिए। और शुल्क तो मुझे लगता है कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए तो निःशुल्क है। सर, अगर हम समयावधि की बात करें कि अगर किसी विभाग द्वारा कोई जानकारी देनी है, किसी ने एक जानकारी मांगी किसी विभाग से, लेकिन अगर निश्चित समयावधि में वो देने में फेल हो जाता है, तो क्या कोई पेनल्टी का प्रोविज़न है या अन्य कोई प्रावधान? हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि बहुत छोटा सा एक्ट है। 6 इसमें चैप्टर हैं और 31 सेक्शन हैं। उसमें चैप्टर 2 में, रादर चैप्टर 1 में ही सेक्शन 8 में जो आपने अभी एग्जम्पशन की बात करी कि क्या क्या चीज़ एग्जम्प्टेड हैं पब्लिक डिस्क्लोज़र से, वो उसमें दी हुई हैं। इसी तरह से इसमें समय अवधि भी सुनिश्चित की है कि जिस दिन आपने आरटीआई लगाई उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस विभाग को वो सूचना देनी होगी। अगर कोई विभाग वो सूचना नहीं दे पाता है तो 30 दिन के बाद उसको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो किन कारणों से सूचना नहीं दे पाया। अगर कमीशन को लगता है कि वो जस्टिफाइड रीज़न है, जैसे कई बार क्राइसिस हो जाता है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, या मतलब डिफरेंट इश्यूज़ हैं, या कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, उसको मिलने में टाइम लगा है, कोर्ट के रीज़न से, कोर्ट के कारण स्टे है, तो ऐसे कुछ रीज़न है, अगर वो एक्सप्लेनेशन उसकी जस्टिफाइड लगती है तो कमीशन के पास अधिकार है कि उसको एग्जम्प्ट करे। बट नहीं तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है। 25,000 रुपया, यानी कि 100 दिन मैक्सिमम की इसमें प्रावधान है, वो राइडर है कि 25,000 रुपया उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सर, अभी आपने बात की कमीशन की, तो जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं? देखिए, एक जो आरटीआई एपेलेंट है वो जब संतुष्ट नहीं होता, जैसे भी आपने कहा कि पेनल्टी का क्या प्रावधान है, इसी तरह से जब उसको सूचना 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है, तो मैंने बताया ना कि ये जो 2002 के बाद 2005 तक 3 साल का जो गैप पड़ा, वो 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, वो इसीलिए उसके ऊपर ये 2005 का आया, क्योंकि ये अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ी कि इस पर प्रावधान डालने थे कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए सूचना दिलवाने के लिए। तो उसमें ये जो मैंडेटरी कर दिया गया हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए कि वो अपने ऑफिस में, पब्लिक अथॉरिटी में से जो भी डिपार्टमेंट का हेड है वो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है उस डिपार्टमेंट का, अगर वो 30 दिन में सूचना नहीं देता है, सूचना के अधिकार अधिनियम में अंडर सेक्शन 20 ये पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 250 रुपये प्रतिदिन डिलेड पोर्शन जो है 30 दिन के बाद टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000 25,000 तक उसमें
पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को शायद इतना ही पता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अंडर सेक्शन 20 में ही हम डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा। और अगर कोई नहीं आता है, SPIO अपीयर नहीं होता है, तो वी हैव पावर टू इशू वारंट्स इवन। तो हम उसकी प्रेजेंस इंश्योर भी कर सकते हैं अगर हमें लगे कि वो शरारती है। अगर उसमें अगर पैरामीटर में आप देखें जो एक्ट का प्रावधान है, उसमें पावर्स तो दी गई हैं, लेकिन इसमें जो एक थोड़ी सी अभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो है इसकी, जिसे हम कहते हैं कोर्ट के पास क्या पावर है। कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उस टाइप की पावर RTI एक्ट में नहीं है। तो ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि 25,000 या डिपार्टमेंटल हम इंक्वायरी या डिसिप्लिनरी एक्शन हम अगर प्रपोज भी करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं, उसके बाद भी मतलब कंटेम्प्ट ऑफ जो हमारी नॉन कंप्लाइंस है, जिसको हम कहें नॉन कंप्लाइंस ऑफ आवर ऑर्डर, उसमें अगर हम इतना वो कोई देने को तैयार हो जाता है तो उसके बियॉन्ड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये जो एक गैप है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एड्रेस करने की जरूरत, इसमें सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, हमारी जानकारी में आया कि जो ये सूचना आयोग है, इसमें भी अलग अलग विभाग हैं, तो आप किन किन विभागों में फ़िलहाल? नहीं, विभाग ऐसे नहीं हैं। देखिए, इसमें सूचना का जो अधिनियम है, इसमें मेरा ख्याल सेक्शन 15 में इसकी वर्किंग को लेकर प्रावधान दिया गया है। केंद्र द्वारा हमारी संसद ने इसको पास किया है, इसीलिए ये सभी प्रदेशों के ऊपर लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपको पता ही है जो अमेंडमेंट होती हैं। इसमें मैक्सिमम की तरफ तो इशारा किया गया है, जैसे उन्होंने मैक्सिमम 10 कमिश्नर्स और उनके ऊपर उनके साथ ही एक चीफ कमिश्नर, इसका प्रावधान किया है। ये मैक्सिमम हो सकते हैं, पर इससे कम अगर कोई रखती है स्टेट, उससे काम चल रहा है, जो छोटी स्टेट हैं, तो वो चलता है। और आप हैरान होंगी कि हरियाणा और शायद पंजाब, हरियाणा के लिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कमीशन कंप्लीट है, 10 मेंबर प्लस 1 ये है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 है एज़ फार एज RTI डिस्पोजल इज़ कंसर्न, तो ये भी गलत नहीं है। तो वी हैव ए वेरी वेल मैनेज्ड कमीशन हेयर। लकीली हमारी सरकार ने भी इसको काफ़ी पावर्स दी हैं, लेकिन कमिश्नर्स भी डिस्पोजल बहुत टाइमली और इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि RTI की जो जानकारी जितनी तत्परता से और जितने ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यहाँ मिल रही हैं, हमें लगता है कि प्रदेश और जो प्रदेश हैं उनकी तुलना में बहुत हम आगे हैं। तो सर, आप रूटीन में आपके सामने बहुत सी कंप्लेंट्स आती होंगी, तो उसमें मैक्सिमम जो कंप्लेंट का स्वरूप है वो किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? अधिकतर जनता, क्योंकि आपकी कंप्लेंट से पता चलता है कि जनता किस बात से ज़्यादा त्रस्त है या किस तरह की उसे जानकारी चाहिए। अब अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके द्वारा, उनको जो निदेशालय द्वारा समय समय पर उनके साथ जो जातियाँ की गई हैं, या यूँ कहूँ मैं कि उनकी चीज़ों को छुपाया गया है और उनसे जूनियर को प्रमोट किया गया है, उनकी पेंशन, उनके PF वो रुके पड़े हैं, तो उसको लेकर वो चीज़ें मांगते रहते हैं, जिसको देने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका आपस में अड़चन है। तो अगर आप उसको देखें तो वो शायद उनके व्यक्तिगत हित उसमें नज़र आते हैं, इस वजह से उन्होंने RTI ये एस्पेक्ट है जो व्यक्तिगत अपनी जो उनकी ड्यूज़ हैं वो ना मिलने के कारण वो एग्रीव्ड हुए हैं और उन्होंने RTI लगाई है। अगर आप दूसरे मेरा जो डिपार्टमेंट पंचायत एंड डेवलपमेंट की बात मैं करूं, तो वहाँ पे सीधा सीधा पंचायत द्वारा अलग अलग जो योजनाएं हैं उनमें जो जो विकास कार्य करवाए गए
उनको लेकर आरटीआई आती हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं। वो टोटल जैसे वो मनरेगा में आपने कितना खर्च किया, मनरेगा में कहाँ कहाँ खर्च किया, वहाँ पे क्वालिटी क्या रही, उसकी जांच करने के लिए इस टाइप की भी आती हैं। तो अलग अलग स्कीम्स के लिए भी लोग मांगते हैं और अपने व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं हैं उनके रिड्रेसल के लिए भी उनका कोशिश करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर कर अपनी जो समस्या है उसका हल निकाल सकें। जी, अभी आपने बताया सर कि हमारे जो हरियाणा में जो आयोग की स्थिति है काफ़ी बेहतर है, इसके बावजूद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिसमें आप चाहेंगे कि इसमें कुछ और सुधार हो? एक तो मैं आपको बता चुका कि उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये आवश्यक है। दूसरा मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछली, अगर मैं 2005 से इसकी पूरी स्टडी देखें आप, तो जो SPIOs हैं उनके लेवल को थोड़ा डाइल्यूट करने की या डाउन करने का प्रयास किया गया है। और उसमें जो एक जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ दैट पब्लिक अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट यही था कि जो जिम्मेवार वहाँ पे ऑफिसर है वही SPIO बनाया जाए, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन लेकर गैदर करके दे सके। अब नीचे नीचे जाती जा रही है और फिर वो SPIOs जो हैं वो आगे अपने असिस्टेंट और क्लर्क तक पहुँच गए हैं। ये इस पर इफ़ेक्टिव बैन की आवश्यकता है, जिससे कि जो SPIO कम से कम आज की डेट में नॉमिनेटेड हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। और उनको ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो होगी, साथ में उनके साथ उनको एम्पावर करने की भी ज़रूरत है। हो क्या रहा है कि वो खुद कई बार कह रहे हैं कि उनके हर 2-3 महीने बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो एक चेन चलती बननी शुरू हो गई है, इस चेन को भी रोकने की आवश्यकता है। सिमिलरली अब जो मैंने महसूस किया है पंचायत एंड डेवलपमेंट में, हालांकि कहा जाता है कि सरपंचेस जो हैं वो SPIO नॉमिनेट हो गए हैं, अब कहा जाता है कि सब रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद SPIO उनको बनाना कहीं ना कहीं RTI ने, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर दोबारा सोचने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं और हर जो भी हमारे इलेक्टेड ऑफिसेस हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का, वो भी 5 साल के लिए आते हैं, तो रिकॉर्ड तो उनके पास भी होता है। लेकिन जो बात बार बार कही जाती है कि कार्यपालिका, कार्य तो वही कर रहे हैं, वो तो पॉलिसी मेकर हैं। पॉलिसी मेकर ने जो एक पॉलिसी बनाई या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? उसका परमानेंट रिकॉर्ड किसके पास है? आप सरपंच जो हैं, जो जिस प्रकार की आपको पता है कि बहुत छोटा, मैंने इसलिए छोटी बात करी, छोटे लेवल की बात करी कि गांव के अंदर जो पार्टीबाजी है वो सबसे किसी से छुपी नहीं है। और सरपंच कोई भी खर्चा BDPO जो एक इंस्टीट्यूशन जो है उसके परमिशन के बिना खर्च नहीं कर सकता। तो उसको वहाँ पर किसी भी लेवल पर SPIO बनाना, मुझे लगता है उसके साथ जाती है। और ये काम BDPO से नीचे के लेवल पर आना ही नहीं चाहिए। BDPO जो है इस पूरी की पूरी RTI जो, अगर हम इसको संस्था कहें, इसका सबसे नीचे का एक ऑफिशियल होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए देने के लिए। हाँ, ये फिक्स होनी चाहिए। सिमिलरली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर लेवल पर कम से कम गजटेड ऑफिसर लेवल जो है एक निर्धारित किया जाना चाहिए, इससे नीचे SPIO डिप्यूट नहीं होगा। जी, बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके। सर, ये तो हमने बात की कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। RTI लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी था। तो क्या आप अपने रोज़मर्रा के अनुभव से कुछ बताइए कि क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाया है? लोग ये महसूस करते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती
थी पहले, अब होने लग गई हैं। इसी वजह से वो फेयर हो रहा है, क्योंकि ऑफिसर भी अब ये कहने लग गए हैं कई जगह कि वो आरटीआई में मांग लेगा कोई। डरते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको अब तो ट्रांसपेरेंट करनी ही पड़ेगी। और जो आपने बात कही ना, इसमें देखिए जो इफ़ेक्टिवनेस की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान सरकार भी जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छुक है और चाहती है, मुझे लगता है कि आरटीआई का अगर ठीक ढंग से उपयोग हो और आरटीआई को ठीक ढंग से इसको काम करने दिया जाए, तो सरकार की आधी से ज़्यादा समस्याएं जो हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और अगर आरटीआई को लेकर जो अवेयरनेस आम जनता में चाहिए और जो रिस्पोंडेंट हैं उसमें उनमें आ जाए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। क्योंकि इसमें और भी प्रावधान है, जो मैंने आपको कहा ना, जून में इसको राष्ट्रपति ने सैंक्शन कर दिया, तो 120 दिन यानी कि 3 महीने लगभग, रादर 4 महीने इस बात के लिए दिए गए कि आपने कैसे कैटलॉग बनाने हैं, किस तरह आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर डालनी है। मतलब सब कुछ जनता को मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो सब चीज़ें वेबसाइट पर अवेलेबल हों, डॉक्यूमेंटेशन इस टाइप की हो, इसके लिए 4 महीने दिए गए थे। उसके बाद इसको अक्टूबर में इसीलिए लागू किया गया था कि इस 4 महीने के अंदर आप एसपीआई और डिप्यूट करें, मतलब इस पूरी संस्था का निर्माण करें, अपने उसके अंदर डिस्प्ले करें जनता की सुविधा के लिए, और इंश्योर करें कि आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो आम जनता के लिए ऑल ओवर अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो इतना इफ़ेक्टिव इसके अंदर प्रोविज़न होने के बाद भी अभी भी हमें कई बार देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अभी भी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वेबसाइट पे तो छोड़िए, वैसे ही वो फाइलें नहीं हैं जी, ये नहीं है, वो करते अधिकारी उदासीन है अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता। मुझे लगता है कि उदासीन तुम शब्द मेरे को नहीं लगता ठीक रहेगा, पर कोशिश है कहीं ना कहीं वो जो एक पुराना माइंड सेट बना हुआ है, उस माइंड सेट को बदलने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, और वो धीरे धीरे बदल रहा है। सर, हमारी जानकारी में है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं और इसी आरटीआई के क्षेत्र को लेकर, इसी विचार को लेकर लोगों के बीच जाते रहे हैं। उस बारे में भी कुछ बताइए, किस तरह से आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं या इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब वो तो एक्ट शुरू होने से पहले की बात है। अब जब से ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, तब से मेरा प्रयास है कि जो आवेदक है, आरटीआई एपेलेंट है, उसको कम से कम समस्याएं आएँ, और इसीलिए जिला मुख्यालय पर मैं आरटीआई की जितनी अपील्स हैं उनको सुनने का प्रयास करता हूं, एपेलेंट के नज़दीक पहुंचकर। क्योंकि यो जैसे नारनौल का है या बहुत दूर दूर के हमारे फरीदाबाद पलवल से लोग हैं, वो चंडीगढ़ पहुंचने में अपने आप को असमर्थ महसूस। कुछ लोगों की तो ये भी कंप्लेंट थी कि हम सामाजिक हित में अगर आरटीआई लगाते हैं तो चंडीगढ़ जाने का खर्चा और ये सब खर्चे भी हम ही दें, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर आने से कतराते थे। ऐसी मेरे पास सूचना पहले भी थी, मैंने आने के बाद भी मैंने महसूस किया। और मैंने चंडीगढ़ में जब वो 2-1 महीने लगाई तो मुझे लगा कि आवेदक जो है वो बहुत कम आते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने सोनीपत में जब आरटीआई की अपनी हेयरिंग शुरू की, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 95 से 100% तक एपेलेंट की उपस्थिति थी और वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए थे। मुझे लगा कि एपेलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों आमने सामने जब खड़े हैं तो सुविधाजनक भी है, और जो हमारा एक सामाजिक परिवेश है उसके अंदर देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एपेलेंट है वो आज भी ऑफिसर की इज़्ज़त करता है और उसके सामने बोलने से थोड़ा डरता है। ये ऐसा अभी भी अभी है, लेकिन वो जब सामने खड़ा होता है कोर्ट के, उस समय वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हुए अपने दिल की भावना कहता है। और मुझे लगता है कि हालांकि आरटीआई लगाने के लिए उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर लगभग कौन सा ऐसा हमारा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस अधिकार की जो महत्व है उसको हम कम कर दें। इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और ये दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है और एपेलेंट जो है वो और भी ज़्यादा उत्साही होकर जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही मांगे, वो इसके अधिकार को समझे, उसका दुरुपयोग ना करे, उनके बीच में जाके जागरूकता करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था उसे बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा, और जब भूपेंद्र जी जैसे लोग जो आरटीआई के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और ऐसे उच्च पदों पर फिलहाल विराजमान हैं, उनके आने से जनता एक राहत महसूस कर सकती है कि अब उनके जो आरटीआई से जुड़ी समस्याएं हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगी और जनता भी अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग एक सकारात्मक रूप में करेगी। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों से विदा लेते हैं और अपने मेहमान को भी धन्यवाद कहते हैं।